हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे वार्षिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का क्लास 9th का। ये मेरी पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1 2 3 जो है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम जानेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, ताकि आपको आगे आने वाली मेरी वीडियोस जो है वो टाइमली मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, ये आपके 5 नंबर के प्रश्न है, एक एक प्रश्न 5 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए अथवा भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए 30 के ही ये दोनों जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स हम लिख लेते हैं। सो चलिए बेटा प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 के भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, इसका उत्तर देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमामय माना जाता है। गरिमामय इस संदर्भ में भी कि उसे भारत का प्रथम नागरिक की उपाधि प्राप्त होती है। भारत में राष्ट्रपति का पद शीर्ष पद है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति देश का शासक होता है। शासन व्यवस्था की सारी बागडोर भारत के राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। 5 नंबर का है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं। लेकिन व्यवहार में उन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद करता है। इस तरह से भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान माना जाता है। राजनीतिक आधार क्या होंगे? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत की शासन व्यवस्था का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। हालांकि व्यवहार में इन अधिकारों व शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उनकी अधीनस्थ मंत्रिमंडल करते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति ही देश में प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के बीच विभिन्न मंत्रालयों का बंटवारा भी करता है। प्रधानमंत्री समय समय पर देश की शासन व्यवस्था की जानकारी राष्ट्रपति को देता रहता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा का अध्यक्ष व अन्य अध्यक्ष, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। फिर विधायी शक्तियां की बात करें, राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी हैं। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद की नींव रखी गई है, जो दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। वो सत्र को समाप्त करने की घोषणा भी कर सकता है। वित्तीय अधिकार व शक्तियां, राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में धन विधेयक, वित्त विधेयक पेश होता है। राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही आकस्मिक निधि होती है। इस निधि से वह अतिरिक्त व्यय के लिए धन जारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। अब आती है न्याय शक्तियाँ। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, वो किसी अपराधी को क्षमादान अथवा उसके दंड में बदलाव भी कर सकता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति पूर्णतः अपने विवेक का प्रयोग करता है। इसके लिए उसे किसी कानून के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। सैन्य शक्तियों की अगर हम बात करें, राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उसे अधिकार दिया गया है कि वो युद्ध या किसी बाहरी आक्रमण या देश के सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और उसके बाद है आर्टिकल 356 का प्रयोग। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि यदि उसे किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य की संवैधानिक विफलता की जानकारी दी जाती है तो वो संबंधित राज्य सरकार को तत्काल हटा सकता है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून की तरह ही कार्य करता है, लेकिन यह तभी जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता। अध्यादेश की कुछ सीमाएं हैं। इसके बाद और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, जैसे ये आरंभिक दिनांक से 6 तक ही मान्य होता है। संसद इस अध्यादेश की अवधि पूर्ण होने से पहले ही समाप्त कर देती है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30 था। और अभी इसी के ऑप्शन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी, अब हम प्रधानमंत्री की शक्तियाँ पढ़ेंगे।
तो इसके लिए है प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार है। मंत्री परिषद के संबंध में प्रमुख कार्य। फर्स्ट पॉइंट है, मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। तीसरा, वह मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। चौथा, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। पांचवा, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है। छठा, वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की सलाह भी राष्ट्रपति को दे सकता है, अर्थात वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाने की सलाह भी दे सकता है। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए अथवा भारत में निर्धनता के अंतर्राज्यीय असमानता पर चर्चा कीजिए। तो ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो एक साथ हम लिख लेते हैं। तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देखते हैं। विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह करने का अनुपात 1990 से के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया है। यद्यपि 1980 से वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई है। दक्षिण एशिया के देशों में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है, जबकि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले जैसा ही है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 में के 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, बांग्लादेश और भारत में अब भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप में कोई निर्धनता थी। अब आते हैं नेक्स्ट इसी के ही क्वेश्चन नंबर 31 के ही ऑप्शनल वाले प्रश्न पे। भारत में निर्धनता में अंतर्राज्यीय असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। भारत में गरीबी के प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं। पहला, एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। दूसरा, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। तीसरा, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ स्थानों तक ही सीमित रहा। नेक्स्ट फोर्थ, उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है वो थोड़ा सा और इसके आगे भी मैंने लिखा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेबल बना रखा है गरीबी अनुपात का राज्य के अनुसार। इस टेबल को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं याद करके, और फिर इसके नीचे भी यहाँ पर लिख रखा है कि कौन सा देश कितना प्रतिशत जो है वो गरीब है। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 31 के बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा कटीले वन तथा झाड़ियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए ये प्रश्न और ये प्रश्न इन दोनों के उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 32 देख लेते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे शानदार प्राकृतिक अजूबों में से एक है और पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित पारिस्थितिक तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल बायोम संरचना और प्रजातियों की विविधता के रूप में माना जाता है, और वे वास्तव में जंगल की ऐसी जगह है जहां बहुत सारे पेड़ और कुछ लोग एक साथ रहते हैं। उन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है क्योंकि वे दुनिया के उन हिस्सों में बढ़ते हैं जहाँ पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जानवरों और पौधों की प्रजातियों की विविधता होती है और कई मानव गतिविधियों द्वारा नियमित रूप से जैविक प्रणाली पर जोर दिया जाता है।
भारी जंगल असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कवर करते हैं, जो भारी वर्षा का अनुभव करते हैं। इन वर्षों को प्रतिवर्ष 100 से 600 सेंटीमीटर की वर्षा के साथ उच्च वर्ष की विशेषता हो सकती है। इन जंगलों में मिट्टी नरम और कम प्रतिरोध शक्ति के साथ हो सकती है, क्योंकि उच्च वर्षा में घुलनशील पोषक तत्वों का रिसाव होता है। ये वन उष्णकटिबंध में या उसके आसपास पनपते हैं। गर्म क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होते हैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वातावरण स्थायी रूप से आर्द्र होता है और नम और गर्म। एक सच्चा जंगल वनस्पति की एक मोटी जाल है, जिसके माध्यम से लोगों को मजबूर करना पड़ता है। इसके बाद आता है जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंगल के पैच होते हैं, वे अधिक खुले होते हैं। उत्तरी अमेरिका या यूरोप के समशीतोष्ण क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पेड़ों की कई प्रजातियों की संख्या 5 से 20 गुना है। वे दुनिया के सबसे आकर्षक जानवरों के लिए एक ही घर प्रदान करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मनुष्य के लिए संभावित रूप से उपयोगी पदार्थों की एक विशाल विविधता होती है। कई मानव खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ और कई उपयोगी लकड़ियाँ भी उनसे ली जाती है। कॉफ़ी, पपीता, केला, चॉकलेट, आम, एवोकाडो और गन्ना जैसे सभी उत्पाद मूल रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से आते हैं और अभी भी ज़्यादातर उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर उगाए जाते हैं जो पहले प्राथमिक वन थे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पेड़ बहुत ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले सदाबहार होते हैं और जंगलों का फर्श सड़ने वाली पत्तियों से ढका रहता है। सबसे लंबे पेड़ों में बट्रेस, जड़ें और पंख जैसी विधि होती है, जो ट्रंक के आधार से प्रॉप्स के रूप में कार्य करने के लिए फैलती है। इसके बाद बेटा आते हैं हम कटीले वन का उत्तर जो है वो भी हमने लिख रखा है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड वाला ऑप्शन है। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। इस वन में उगने वाले मुख्य पादप है बबूल, खजूर, यूफार्बिया और कैक्टस। कटीले वन में पेड़ कुछ कुछ अंतराल पर उगते हैं और उनकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती है। जल का संरक्षण करने के उद्देश्य से तने तो रूपांतरित होकर गूदेदार बन जाते हैं। इसी उद्देश्य से पत्तियों का रूपांतरण कांटों में हो जाता है। इस वन में पाए जाने वाले जंतु हैं ऊंट, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, बाघ, शेर, जंगली गधा, घोड़ा आदि। इसके बाद चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33 पे। अब आते हैं बेटा प्रश्न नंबर 33 पे। कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचारों की व्याख्या कीजिए, अथवा रूस में स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था। तो प्रश्न नंबर 33 के दोनों जो है प्रश्न उनके उत्तर देख लेते हैं। तो चलिए बेटा प्रश्न नंबर 33 का आंसर देखते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना था कि मानवता का मुख्य संघर्ष शासक वर्ग या बुजुर्गा वर्ग के बीच है, जो कारखानों, खेतों और खानों जैसे उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है, और श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग जो अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर है। इसके बाद मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के केंद्र में यह संघर्ष मालिकों के खिलाफ गुलामों, जमींदारों के खिलाफ सरफों, मालिकों के खिलाफ श्रमिकों, अनिवार्य रूप से इसे आत्मविश्वास का कारण बनेगा, जिसका पालन समाजवाद और अंततः साम्यवाद द्वारा किया जाएगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, यह विचार प्रारंभिक समाजवादी क्रांतिकारी जोसेफ वेडेमेयर द्वारा गढ़ा गया और मार्क्स और एंगेल्स द्वारा अपनाया गया। राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण पाने वाले श्रमिक वर्ग के लक्ष्य को संदर्भित करता है। यह पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण का चरण है, जहां उत्पादन साधन निजी से सामूहिक स्वामित्व में पाए जाते हैं, जबकि राज्य अभी भी मौजूद है। 1918 में रूसी बोल्शेविकों द्वारा प्रतिक्रांतिकारियों को स्वभाव सहित अवधारण की घोषणा की गई थी। व्लादिमीर लेनिन ने कहा है कि रूस के 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद शुरू हुए सत्तावादी बहाव को इंगित करते हुए इसे हिंसा के रूप में जीता जाए और बनाया रखा जाए। इसके बाद साम्यवाद की बात करें अगर, यूरोप में क्रांतिकारी उथल पुथल के समय 1848 में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लिखा था। यह केवल 1872 में एक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचा, लेकिन 20वीं शताब्दी में सोवियत ब्लॉक के कैनन का हिस्सा बन गया। मार्क्स के लिए लक्ष्य श्रमिकों द्वारा राजनीतिक सत्ता पर विजय प्राप्त करना, निजी संपत्ति का उन्मूलन और अंततः एक वर्गहीन और राज्यविहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करना था।
मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार समाज 6 चरणों से गुजरता है: आदिम साम्यवाद, गुलाम समाज, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और अंत में वैश्विक राज्य विहीन और साम्यवाद। भारत में निजी संपत्ति के उन्मूलन और भूमि के सामूहिकरण के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु हुई, विशेष रूप से रूस के जोसेफ स्टालिन और चीन के माओ त्से तुंग के तहत। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 का ही ऑप्शन वाला, स्टालिन के सामूहिकरण का कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है, स्टालिन महसूस करता था कि सामूहिकरण निश्चित तौर पर अनाज की कमी की समस्या का समाधान करेगा। दूसरा, 1929 से पार्टी ने किसानों को सामूहिक फार्म में खेती करने के लिए बाध्य किया। तीसरा, ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। चौथा, सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। और लास्ट है, इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का और खंड घ का, सेक्शन डी का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।